रहीम। तो गुज़िश्ता लेक्चर में हमने गुफ्तगू फरमाई थी हीप सॉर्ट की। और हीप क्या होता है, हमने जो है एक डेटा स्ट्रक्चर देखा था हीप, जिसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि वो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, जिसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी जो है एक्सेप्ट दी लीव्स, आपके हर नोड के जो है दो चिल्ड्रन होते हैं, और एक लेफ्ट चिल्ड्रन एक राइट चिल्ड्रन। और फिर हमने बात की थी मैक्स हीप और मिन हीप की। तो मैक्स हीप जो है उसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि जो पेरेंट होगा वो अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ा होगा। तो हीप जो है एक बाइनरी हीप जो है वो एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। और हमने देखा था कि हम इसको जो है फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एरे। हम जो है एरे की फॉर्म में इसको जो है रख सकते हैं इस तरीके से, जो है कि हर नोड का जो पेरेंट होगा वो उसके इंडेक्स को अगर हम डिवाइड बाय 2 करें तो उसका पेरेंट निकल आएगा। और हर नोड के दो चिल्ड्रन मालूम करना चाहें तो 2i और 2i+1 पे उसके चिल्ड्रन होंगे। तो हमने ये बात कर ली थी लास्ट टाइम, पेरेंट किस तरीके से निकालना। अगर हमें हो किसी नोड का पेरेंट निकालना तो i/2 करें। तो एक एरे है आपके पास, इसकी मैं एग्जांपल इस तरीके से दूं। एक एरे है, मिसाल के तौर पर रूट है, रूट पे 1 पड़ा हुआ है, तो इसके जो दो चिल्ड्रन होंगे, इसकी पोजीशन अगर आप निकालें ये 1 है, तो एक चिल्ड्रन इसका पोजीशन नंबर 2 पे होगा और एक पोजीशन नंबर 3 पे होगा। अब 2 के जो दो चिल्ड्रन होंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है 1 2, तो इस एलिमेंट की पोजीशन 2 है, तो इसके जो दो चिल्ड्रन होंगे उसमें से एक जो है 4 पर होगा और एक जो है 5 पे होगा। ठीक है जनाब। तो एक चिल्ड्रन ये हो गया और एक चिल्ड्रन ये हो गया। अब 6 के अगर दो चिल्ड्रन देखने चाहें हम, तो 6 जो है क्योंकि पोजीशन नंबर 3 पर है, तो इस 6 के जो दो चिल्ड्रन होंगे, एक 2 × 3 यानी 6th पोजीशन के ऊपर, और एक जो है 7th पोजीशन के ऊपर। तो इस तरीके से ये जो एरे है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें इसको अगर मैं ट्री की फॉर्म में लिखूं तो पहले 1 आ गया, 1 के दो चिल्ड्रन आ गए आपके पास, 2 और 6। अब 2 के जो दो चिल्ड्रन हैं उसमें से एक जो है 5 है और एक 7 है, और 6 के जो दो चिल्ड्रन हैं वो एक 7 है और एक 10 है। ठीक है जनाब। तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। तो इस तरीके से हम ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि किस तरीके से एक एरे के अंदर जो है हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें हीप के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हीप के अंदर जो पेरेंट होता है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से अगर बड़ा है तो हम कहते हैं ये मैक्स हीप है, और मिन हीप जो है पेरेंट अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटा हो तो हम कहेंगे मिन हीप। तो हम ये कंडीशन रख दें अगर कि पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन से बड़ा हो, ये कंडीशन है, तो हम इसको मैक्स हीप कहेंगे। और मिन हीप जो है पेरेंट जो है अपने चिल्ड्रन से छोटा हो। ठीक है। फिर हमने देखा था कि हम जो है किसी हीप को जो है मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हमने हीपीफाई करना है। हीपीफाई करने का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि ये एलिमेंट है, इसके देखो दो जो चिल्ड्रन हैं, अगर उसमें से दोनों चिल्ड्रन में से जो भी बड़ा है और ये इस एरे के एलिमेंट से बड़ा है, यानी ये एलिमेंट और इसके जो दो चिल्ड्रन हैं, इन तीनों में से जो भी सबसे बड़ा है उसको पेरेंट बना दो और बाकी दो जो है चिल्ड्रन। उसके बाद जो है जब आपने जो है स्वैप किया, यानी जो भी लार्जर है उसको आप जो ऊपर ले आए और जो स्मॉलर है उसको नीचे ले गए, तो नीचे वाले को भी आपने हिपीफाई करना होगा, टिकल डाउन इफेक्ट। यानी आप यूँ समझें
यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। 4 को हमने हीपिफाई करना है। अब 4 के जो दो चिल्ड्रन है 14 और 7, तो 14 जो है बड़ा है ऑब्वियसली, तो 14 को हम ऊपर ले आए, 4 को नीचे ले गए। अब जब 4 को नीचे ले गए तो अब यहाँ पे भी हमें जो है ये टिकल डाउन इफेक्ट है, यानी जब 4 जो है नीचे आ गया तो अब हमें नीचे वालों को भी जो है हीपिफाई करना होगा इसी तरीके से। तो यहाँ पे ये एल्गोरिथम दिया हुआ था, हमने क्या करा, जो भी बड़ा है उसको हम ऊपर ले गए, छोटे वाले को नीचे ले गए और फिर नीचे वाले को हीपिफाई करने की ज़रूरत है। तो ये हमने देख लिया था लास्ट टाइम, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था और इसकी बुनियाद पर हमने देखा था किस तरीके से हम जो है हीप को मेंटेन कर सकते हैं। तो हीप को मेंटेन करने का तरीक़ाकार क्या है, आप हीप बनाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं, और उसका आपने हीप बनाना है, मैक्स हीप बनाना है, तो हमने क्या करना होगा, हमें इस तरीके से कोशिश करनी होगी कि जो रूट नोड है वो सबसे बड़ी हो, उसके बाद जो दो चिल्ड्रन है रूट के, वो जो है जिन जिन लोगों के पेरेंट हैं, जिन जिन नोड्स के पेरेंट हैं, वो उन सबसे बड़े हों। तो आपने जो है हीपिफाई कंटिन्यूसली करना होगा, यानी आप जो एरे है उसकी हर नोड को हीपिफाई कर दें, लेकिन बात ये है कि उसमें से आधी नोट्स तो ऐसी होंगी जो लीव्स होंगी, हमें उनको हीपिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो शुरू की हमारे पास एरे के अंदर जो है शुरू की जो आधी नोट्स हैं उनको सिर्फ हीपिफाई कर दें तो हमारा जो एरे है वो पूरा हीपिफाई हो जाएगा, वो हीप बन जाएगा। जब वो हीप बन जाएगा तो रूट पे हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी होगी। तो ये हमारे पास जो एल्गोरिथम था, ये हीपिफाई का एल्गोरिथम था, मैक्स हीप बनाने का एल्गोरिथम था, जिसमें जो है हम शुरू की आधी नोड को हीपिफाई कर दें और उसकी बुनियाद पर हम जो है हीप सॉर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। हीप सॉर्ट अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि मेरी आवाज़ क्लियर पहुंच रही होगी आपको। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हीप सॉर्ट हम लास्ट टाइम देख रहे थे, हम जो है शुरू की जो आधी नोड्स हैं उसको हम पहले एक हीप बना लेंगे हीप सॉर्ट के अंदर, उसके बाद जो है हमने जो शुरू की आधी नोड्स हैं उसको हमें कंसीडर करना है हीपिफाई करते हुए मैक्स हीप बनाने के लिए। जब वो ये पीछे हमने देखा इसको आधी नोड को कंसीडर करके हीप बना लिया, अब जब हीप बन गया तो हमारे पास जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो रूट पे पड़ा होगा, तो ये सबसे आखिर में आना चाहिए एरे के अंदर, हम एरे के अंदर सबसे आखिर में उसको डाल देंगे और बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको दोबारा से हीपिफाई करा। अब जो हमारे पास एरे के रूट पे पड़ा होगा वो सेकंड हाईएस्ट होगा, क्योंकि देखें माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम हीप बना लेते हैं तो रूट पे सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी हुई होगी, जब वो सबसे बड़ी वैल्यू पड़ी हुई होगी हम उसको निकाल के अलग कर ले, सबसे बड़ी वैल्यू निकल गई। अब बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं उसके ऊपर हमने दोबारा से हीपिफाई चलाया, तो अब जो वैल्यू आएगी रूट के ऊपर वो सेकंड हाईएस्ट होगी, क्योंकि हाईएस्ट तो हम निकाल चुके हैं, तो सेकंड हाईएस्ट हो गई, उसको निकाल लिया। उसको निकालने के बाद दोबारा हीपिफाई का एल्गोरिथम लगाया, यानी हम हर बार हीप बना रहे हैं और उसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल ले रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एक एक करके हम सबसे बड़े एलिमेंट को निकालते रहेंगे। आखिर में जो है हमारे पास जब हीप खाली हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। पहले हमने सबसे बड़ा निकाला, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा लगाया हमने, अल्टीमेटली हमारे पास जो है हीप सॉर्टेड फॉर्म में रिटर्न कर देगा। तो ये हमने जो है लास्ट टाइम देखा था, इसमें एक छोटी सी एरर आ रहा था लास्ट टाइम, वो उसको हमने रिजॉल्व कर दिया। तो ये हीप एक बनाया हमने, ये मैक्स हीपिफाई का एल्गोरिथम है जिसमें हमने जो है लेफ़्ट और राइट निकाला, हमने देखा इसमें से जो सबसे बड़ा है, लेफ़्ट वाला बड़ा है, राइट वाला बड़ा है, या ये खुद बड़ा है, जो भी बड़ा है हमने जो है क्या करा, उसको जो है हमने रिप्लेस कर दिया। ये स्वैपिंग का सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है। उसके बाद जो है हमने मैक्स हीपिफाई दोबारा से अप्लाई किया, टिकल डाउन इफेक्ट वाली बात की थी मैंने। तो हमने जो है एक हीप बनाया, ये मैक्स हीप बनाने का एल्गोरिथम है जो कि आधी नोट्स के ऊपर जो है हमने अप्लाई करना है। एक हीप बना लिया हमने और उसके बाद हीप सॉर्ट में क्या करना है, हमने हीप बनाने के बाद जो है वही काम करना है, हमने मैक्सिमम को निकाल के अलग कर लेना है, हीप का साइज़ छोटा करना है, फिर दोबारा से हीपिफाई करना है। तो आखिर में जो है हमारे पास
ये एरे सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही है बिल्कुल जिस तरीके से ये एल्गोरिथम दिया हुआ है। हमने क्या किया, ये सर ये नोटबुक शेयर कर दीजिएगा। जी जी मैं कर दूंगा। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्सिमम हीप बनाया, मैक्स हीप बनाया। उसके बाद जो एरे है हमारे पास, एरे में से जो है हमने सबसे बड़ा एलिमेंट पिक करके उसको स्वैप कर दिया, उसको आखिर में ले गए। हीप का साइज़ छोटा कर दिया हमने, और हमने जो बाकी एरे बच गया है उसके ऊपर दोबारा से हीपिफाई करा हमने। जब दोबारा से हीपिफाई किया फिर ये दूसरी बार लूप चलेगा, तो उसमें से हम जो है सबसे बड़ा एलिमेंट निकाल लेंगे, उसको आखिर में ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है हर बार बड़ा एलिमेंट निकाल के आखिर में लेते जाएंगे। तो हमारे पास हीप जो है, क्योंकि उसकी हीप प्रॉपर्टी मेंटेन है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी, तो उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो हमेशा आखिर में वो हमेशा जो है रूट होगा जिसको हम आखिर में ले जाएंगे। इस तरीके से जो है हमारी अरे आखिर में सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी। तो आखिर में ये शो भी हो रहा है कि ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गया है। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक, हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था, इसको हमने कंप्लीट किया। अब मैं कुछ थ्योरेटिकल बातें करने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, अगर आप कंप्यूटर साइंस के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझना चाह रहे हैं तो हमें जो है इन चीज़ों का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। मैंने जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट बातें आप लोगों से शेयर की है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ अभी। तो एनपी कंप्लीटनेस पे बात करेंगे हम। एनपी कंप्लीटनेस ये कंप्यूटर साइंस का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पी प्रॉब्लम और एक होता है एनपी प्रॉब्लम, पी और एनपी, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं, जैसे हमने जो है बिगो नोटेशन के थ्रू सॉर्टिंग के प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी थी। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n log n होती है। तो अगर हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी यानी वो कितना टाइम लेगा उसका फॉर्मूला अगर हम लिखें, उसका एक्सप्रेशन लिखें हम बिगो नोटेशन के फॉर्म में, तो अगर वो पॉलिनोमियल बन रहा है यानी n की फॉर्म में पावर जो है पॉजिटिव नंबर आ रही है, n स्क्वायर आ रही है, पावर पॉजिटिव हो बस n की, और कोई नंबर हो, कोई कांस्टेंट हो, n3 n4 या n2.5 भी हो, पॉजिटिव वैल्यू हो लेकिन, ठीक है, 2.7 हो, 2.6 हो, तो ये पॉलिनोमियल अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही हो एन स्क्वायर n3 n आ रही हो या n log n आ रही हो, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ये पी टाइप प्रॉब्लम है। यानी इसका रनिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, ये एल्गोरिथम चलाने में इतना टाइम नहीं लग रहा। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं आए तो हम कहते हैं कि ये एनपी टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब कंप्यूटर साइंस की एक मशहूर प्रॉब्लम है, मैं आपको एक प्रोग्राम दूँ और मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ क्या ये प्रोग्राम कभी रुकेगा या नहीं रुकेगा, हॉल्ट होगा या नहीं होगा, इसको कहते हैं हम हॉल्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम हम जो है पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। एक प्रोग्राम है जब वो चल रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि अगले लम्हे में वो रुक जाएगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अगले लम्हे में नहीं रुकेगा या कभी नहीं रुकेगा, हो सकता है वो थोड़ी देर बाद रुक जाए। तो प्रोग्राम अगर मौजूद है, आपके पास एल्गोरिथम मौजूद है या प्रोग्राम मौजूद है, हम उसके बारे में ये डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये हॉल्ट होगा या नहीं होगा, ये हॉल्टिंग प्रॉब्लम है। इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन मौजूद नहीं है, ऑर्डर ऑफ n की पावर के, यानी उसका अगर हम रनिंग टाइम लिखें, फॉर्मूला लिखें उसका, तो n की पावर में हम नहीं लिख सकते उसका रनिंग टाइम, ठीक है।
तो ये हमारे पास एनपी टाइप प्रॉब्लम्स हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती हैं, उसको कहते हैं हम एनपी टाइप प्रॉब्लम, ओ सॉरी पी टाइप प्रॉब्लम। यानी ये प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल है, इजीली इसको ट्रैक किया जा सकता है। और वो प्रॉब्लम जो कि पॉलिनोमियल टाइम में हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन हम जो है उसको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूँ ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, जैसे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, अभी हम देखेंगे कि एक सेल्समैन है, उसको जो है 6 शहर विज़िट करने हैं, तो वो कम से कम टाइम में, कम से कम कॉस्ट में 6 शहरों को विज़िट कैसे कर सकता है? कराची जाए, लाहौर जाए, फिर पेशावर जाए, या पहले कराची से पेशावर चले जाए, फिर लाहौर चले जाए, फिर इस्लामाबाद जाए, यानी किस तरतीब में कौन सा शहर विज़िट करे। अब ये प्रॉब्लम जो है, वैसे तो पॉलिनोमियल टाइम में आप इसका सलूशन मालूम नहीं कर सकते, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि ये सलूशन है कि पहले कराची जाओ, लाहौर जाओ, इस्लामाबाद जाओ, तुम चेक करके बताओ कि क्या ये एक एफिशिएंट सलूशन है, क्या ये एक लीस्ट कॉस्ट सलूशन है, तो हम पॉलिनोमियल टाइम में चेक ज़रूर कर सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम जिनको चेक किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके पॉलिनोमियल टाइम में, उसको हम कहते हैं एनपी टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है पी टाइप प्रॉब्लम और एनपी टाइप प्रॉब्लम में फ़र्क क्या है। ठीक है, पी और एनपी, पी में हम पॉलिनोमियल टाइम में उसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं, और एनपी में हम पॉलिनोमियल टाइम में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम तो होंगी पहले। उसके बाद हम आते हैं एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम में। अगर मैं एनपी टाइप प्रॉब्लम की एक बड़ी अच्छी खूबी है, अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है और मैं एक प्रॉब्लम है जो मुझे पता है कि ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है। अब मेरे पास प्रॉब्लम ए को मैं प्रॉब्लम बी में कन्वर्ट कर सकूं। ठीक है, रिड्यूसिबिलिटी इसको इस तरीके से लिखा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, ये समझना ज़रूरी है, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सके। तो रिड्यूसिबिलिटी की बात, अच्छा जी, तो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उसमें से हर प्रॉब्लम जो है वो एक दूसरे के अंदर रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, यानी मेरे पास एक प्रॉब्लम है वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, मैं इसको हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है जनाब, मेरे पास एक प्रॉब्लम है सबसेट सम प्रॉब्लम, मैं उसको नैपसेक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स मैं इनकी आपको थोड़ी सी तफसील अभी बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूं, यानी ए को बी में कन्वर्ट कर दूं, और मुझे पता है मैं ए को बी में पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर दूं, और मुझे पता है कि जो है बी जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल है, तो ऑटोमेटिकली ए भी जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक एनपी टाइप
प्रॉब्लम है और आप एक प्रॉब्लम जो है एनपी टाइप प्रॉब्लम को जो है उस ए टाइप प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें, तो ए भी जो है बी भी जो है ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, यानी इसकी बुनियादी डेफिनेशन में जो आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये बात है कि अगर ए जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है, और बी एक और प्रॉब्लम है, ए और बी दो प्रॉब्लम है। अब मैंने जो है ए एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ए को मैंने रिड्यूस कर दिया पॉलिनोमियल टाइम में बी में। ठीक है, तो बी भी साबित हो गया कि ये भी एनपी कंप्लीट है। ठीक है, यानी अगर मैं किसी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दूं, ए ऑलरेडी था, अब ए को रिड्यूस कर दिया मैंने बी के अंदर, तो बी भी क्या हो गया, एनपी कंप्लीट हो गया। क्योंकि अगर बी पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाएगा तो ए भी हो जाएगा सॉल्व, तो ए भी जो है एनपी कंप्लीट नहीं रहेगा, इस वजह से बी भी एनपी कंप्लीट है। क्योंकि अगर बी जो है सॉल्व हो जाता है पॉलिनोमियल टाइम में तो ए भी हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो है बी भी एनपी कंप्लीट है, अदरवाइज ये ए को भी सॉल्व कर देता। तो इस वजह से हम जो है किसी भी प्रॉब्लम को प्रूव करना हो एनपी कंप्लीट, तो आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को उठाओ और उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दो। यानी अगर मुझे प्रूव करना हो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है, तो मैं क्या करूँगा, कोई मशहूर एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को उठाऊंगा और उसको डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम भी प्रूव हो जाएगा, ये एनपी कंप्लीट है। माय डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है आप लोगों के कि एक प्रॉब्लम को अगर दूसरे में कन्वर्ट कर दें तो दूसरी प्रॉब्लम भी प्रूव हो जाएगी कि ये एनपी कंप्लीट है। राइट, क्लियर है जी स्टूडेंट्स? मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। वेरी गुड। तरीके से जो है एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें तो हम एनपी कंप्लीट को प्रूव कर सकते हैं। अब एक और बात है, क्या पी और एनपी अलग अलग है? देखें स्टूडेंट्स, हमें ये नहीं पता अभी तक कि पी और एनपी अलग अलग हैं या बराबर है, ये भी नहीं सर पता जी। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं एनपी और पी और एनपी प्रॉब्लम क्या प्रैक्टिकल हो सकती है? जी जी अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पी टाइप है, यानी उनका पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिनका पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन अभी मौजूद नहीं है। और हमने ये भी साबित कर दिया कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अगर फ्यूचर में कोई बंदा किसी भी एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को उठाता है और उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर देता है तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये सब एक दूसरे में रिड्यूस हो सकती है। तो अगर एक सॉल्व हो गई तो सारी सॉल्व हो जाएंगी, तो उस वक्त क्या होगा, पी और एनपी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर किसी एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को कोई सॉल्व कर सके पॉलिनोमियल टाइम में, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने पॉलिनोमियल टाइम में, तो सारी सॉल्व हो जाएंगी। जब सारी सॉल्व हो जाएंगी पी और एनपी बराबर हो जाएंगी। या तो ये कर दें या ये साबित कर दें कि जो एनपी प्रॉब्लम है उसका पी टाइम सोल्यूशन मौजूद नहीं है, यानी उसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। ना ही हम प्रूव कर पाए हैं अभी तक, ना ही डिसप्रूव कर पाए हैं कि इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है। या तो हम इसका सोल्यूशन लेकर आ जाएं या हम ये साबित कर दें कि इसका सोल्यूशन मौजूद नहीं है, दोनों चीज़ें अभी नामुमकिन है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि मिलती जुलती हैं, ये भी समझें आप कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, एक प्रॉब्लम पी टाइप है और एक एनपी टाइप है, लेकिन दोनों मिलती जुलती हैं। जैसे हमारे पास
शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है कि एक ग्राफ है, जैसे आपके पास ओबर करीम की प्रॉब्लम है। ओबर करीम में आप जो है रूट फाइंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह का। शॉर्टेस्ट पाथ निकालना जो है पोलिनोमियल टाइम में मुमकिन है, लेकिन लॉन्गेस्ट पाथ निकालना नामुमकिन, अभी जो है पोलिनोमियल टाइम में पॉसिबल नहीं है। एक है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। यानी उसको जो है हम सॉल्व करें तो v इंटू ई, यानी जितने वर्टेक्स हैं और जितने एजेस हैं उसका प्रोडक्ट निकाल लें, वर्टेक्स और एजेस को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो टाइम लग रहा है हम इसको क्या कहेंगे, ये पोलिनोमियल टाइम है। लेकिन एक ग्राफ के अंदर किसी दो नोड के बीच में लॉन्गेस्ट पाथ निकालना ये मुश्किल है, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है आयलर टूअर प्रॉब्लम और हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, ठीक है। ये दो प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पर ये एक ग्राफ है, ठीक है। ये एक ग्राफ है जिसमें नोड्स हैं। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, ये हम बचपन में इस तरह की चीज़ें करते भी आए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक जगह से शुरू करना है और आपने एंड भी उसी जगह पे करना है। अब दो तरह की प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि एक ग्राफ के आप तमाम नोड्स को, ये जो सर्किल मैंने किए हुए ये नोड्स हैं, तमाम नोड्स विजिट हो जाएं और आप बिल्कुल किसी भी नोड को दो बार विजिट ना करो, एक ही बार विजिट करो। यानी आप यहाँ से शुरू करो, यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, फिर यहाँ पे जाओ, और आखिर में जो है आप उसी नोड पे पहुँच जाओ, सच डैट कि हर नोड विजिट हो जाए। तो ये क्या कहलाता है, हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है। और आइलर टूअर क्या है, आइलर टूअर ये है कि हर एज को, ये जो एज है ये हर एज कवर हो जाए, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड करना ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, और आइलर टूअर मालूम करना ये पी टाइप प्रॉब्लम है। अब ये देखिए दोनों मिलते जुलते हैं। एक में आपने नोट्स की बात कर रहे हैं कि नोट सारी विजिट हो जाएं, और एक में आप साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलती जुलती प्रॉब्लम है, लेकिन एक जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है और एक पॉलिनोमियल टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, टू सी एन एफ थ्री सी एन एफ प्रॉब्लम क्या होती है, ये कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। मिसाल के तौर पर ए बी और सी आपके पास तीन वेरिएबल हैं। अब मैंने लिखा ए एंड बी, ठीक है, एंड नॉट ऑफ सी। तो ये एक आपके पास क्लॉज बनी, यूनियन, इस तरह की कई क्लॉज हों, ठीक है, ए एंड नॉट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। इस तरह की ए और बी की कई कॉम्बिनेशन हो सकती है। अब ये जो फॉर्म है ना जिसमें एंड आ रहा है, एंड आ रहा है और का, बहुत सारी क्लॉजेज हैं जिसमें एंड आ रहा है और आ रहा है, ये कंजंक्टिव फॉर्म कहलाती है, सी एन एफ कहलाती है। और सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम ये है, हमने मालूम करना है कि ये जो है ए और बी की किस वैल्यू पे, ए बी और सी को मैं ए को ट्रू रख दूँ, बी को फॉल्स रख दूँ, सी को ट्रू रख दूँ, ए और बी और सी की 8 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, उसमें से किस वैल्यू पे ये ट्रू देगा, कि कोई ऐसी वैल्यू है जिस पे ये ट्रू देगा, ये फाइंड करना ये कहलाता है सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, यानी ये किन वैल्यूज पे ट्रू होगा। अब 2CNF जो है ये तो आसानी से सॉल्व हो जाता है पॉलिनोमियल टाइम में।
लेकिन 3CNF जो है ये इसकी सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम जो है या KCNF प्रॉब्लम जो है वो NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये मिलती जुलती प्रॉब्लम है दोनों, लेकिन इन तो 2 पे 2 वेरिएबल है, उस पर तो आप आसानी से चेक कर सकते हो। 3 के ऊपर चेक करना, 4 के ऊपर 4 वेरिएबल का फॉर्मूला है, 5 वेरिएबल का फॉर्मूला है, इसको चेक करना इसमें बहुत टाइम लगेगा, पोलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता। तो अगर 10 वेरिएबल है तो आपको 2 की पावर 10 यानी कितने हो गए 1000 वैल्यू में से चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा। अगर 10 वेरिएबल का फॉर्मूला है तो 1000 पॉसिबल वैल्यूज होंगी ना उसकी, उसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा 1000 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी तमाम कॉम्बिनेशंस को चेक करना पड़ेगा। तो ये जो है ये प्रॉब्लम आती है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं आपको तमाम कॉम्बिनेशंस को चेक करना पड़ जाता है बाज़ औक़ात ना, तो इस वजह से वो पॉलिनोमियल नहीं रहता। NP कंप्लीटनेस एंड दी क्लासेस P एंड NP। अब इसकी डेफिनेशन जो है P जो है वो प्रॉब्लम है जो कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व हो सकती है। ठीक है, हम ये अभी बात कर चुके हैं, यानी उसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कितना टाइम लेगा उसका फॉर्मूला लिखें तो n की पावर में आएगा वो। लेकिन NP वो प्रॉब्लम है जिसको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई किया जा सकता है। वेरीफाइबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मुझे उस प्रॉब्लम का सलूशन कोई दे दे निकाल के कि ये सलूशन है तुम इसको चेक कर लो, जैसे 3CNF अभी हमने पढ़ा, तो 3CNF में हम कहते हैं ये वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, इसको चेक कर लो, इसको वैल्यू को पुट करो फॉर्मूले में, क्या ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चेक तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम उसको सलूशन को निकालने को बोल दे अगर कोई तो वी विल स्टक, राइट। तो ये आप लोगों को पता होना बड़ा ज़रूरी है। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कौन सी प्रॉब्लम जो है NP कंप्लीट है, कौन सी प्रॉब्लम पॉलिनोमियल है, ताकि आप अगर कोई प्रॉब्लम आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है या इसको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे यार इस प्रॉब्लम को मैं पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, मैं इसके अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ जाऊँ। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन का मतलब क्या है, मुझे अगर बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसा सोल्यूशन जो बेस्ट के करीब करीब हो, मेरी कोशिश क्या होनी चाहिए, फिर मेरी कोशिश ये होनी चाहिए ऐसा सोल्यूशन फाइंड करूं जो कि बेस्ट के करीब करीब हो, बजाय इसके कि मैं आप कोशिश करूं बेस्ट सोल्यूशन निकालने की। क्योंकि मुझे स्टडीज से पता चल रही है ये बात कि इसका बेस्ट सोल्यूशन तो निकलना जो है वो पॉलिनोमियल टाइम में बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, अभी इसका सलूशन मौजूद ही नहीं है। मिसाल के तौर पर टाइम टेबल प्रॉब्लम जो है वो ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम है। हमें पता है कि ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम जो है NP कंप्लीट प्रॉब्लम है। अब मैं इसका सलूशन अगर निकालने बैठूँ टाइम टेबल का, बेस्ट मुझे टाइम टेबल मिल जाए, ऐसा टाइम टेबल मिल जाए जिसमें हर टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिलें और मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हो सकें कम से कम कमरों के अंदर। तो अगर मैं ये सलूशन निकालने में मुझे 1 साल लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है, 1 साल लग जाता है, तो बेहतर ये नहीं है कि मैं जो है कोई करीब करीब सलूशन निकाल लूँ जिसमें हर टीचर को मैक्सिमम क्लासेस ना भी मिलें, लेकिन हो सकता है एक आध क्लास कम मिल जाए। ठीक है, कमरे जो है बहुत कम तो नहीं है, लेकिन कमरे जो है फिर भी रीज़नेबल कमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन मुझे जो आंसर मिल रहा है वो जो है 5 मिनट में मिल रहा है, बजाय इसके कि 1 साल में आंसर मिलेगा, वो तो मेरे किसी काम का नहीं है। तो हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालने की तरफ जाएं, बजाय इसके कि हम बेस्ट सोल्यूशन निकालें। हम यानी मुझे जो है अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे अपना प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, लेकिन अब उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को निकालने के लिए मुझे जो है 1 साल इंतज़ार करना पड़ रहा है, जब वो अपॉर्चुनिटी जो है वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं रहेगी 1 साल के बाद। तो
तो फिर मैं अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। जी माय डियर स्टूडेंट, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक सोल्यूशन ऐसा है जो कि करीब करीब है बेस्ट के, और एक सोल्यूशन है जो बेस्ट है, लेकिन बेस्ट को निकालने में 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, करीब करीब सोल्यूशन आपको 1 घंटे में मिल रहा है, 5 मिनट में मिल रहा है। तो बेहतर ये नहीं है कि आप 5 मिनट में जो करीब करीब सोल्यूशन है आप वो ले लें, राइट? मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों को? जी सर। चले, वेरी गुड, ठीक है जी। तो अभी हमें नहीं पता कि P और NP जो है ये एक दूसरे का के बराबर हैं, या एक P जो है वो NP का सबसेट है, सबसेट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, यानी NP में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं जो कि नॉट अ P पार्ट के ऑफ अंदर, अ पी। जी बिल्कुल, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ P। पी। ठीक है, अभी हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता कि P जो है तमाम P प्रॉब्लम जो है NP हैं, या NP में कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, तो हमें अभी नहीं पता, ठीक है? तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर सबसेट है, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो हैमिल्टोनियन साइकिल पे हमने बात करी थी, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ रही है। हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होती है? एक ऐसा ग्राफ के अंदर एक ऐसे सेट ऑफ नोड्स के, कोई भी नोड जो है हम जो है रिपीट नहीं कर रहे और तमाम नोट्स कवर हो जा रही हैं, और आखिर में हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे पहुँच भी जा रहे हैं, फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे दोबारा आ जा रहे हैं। तो एक तरीका तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम जितनी भी पॉसिबल परम्यूटेशन हैं सारी देख लें, यानी अगर ग्राफ में 10 नोड्स हैं तो 10 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आप देख लें। तो ये जो है 10 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन आएंगी, यानी 10 फैक्टोरियल अगर 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये तो पोलिनोमियल से बहुत ज़्यादा हो गया। तो डेट्स वाई ये जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पोलिनोमियल प्रॉब्लम है, ये हम नॉर्मल डिटर्मिनिस्टिक मशीन के ऊपर हम इसको रन करके नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट इज़ द रनिंग टाइम ऑफ दिस एल्गोरिथम? अगर हम जो है ग्राफ की इनकोडिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से कर दें तो हमारे पास ग्राफ के अंदर कितने नोड्स होंगे? स्क्वायर ऑफ n, ठीक है? तो हमारे पास इसका अगर फैक्टोरियल हम निकाल रहे हैं तो इट विल टेक, अगर जो है मिसाल के तौर पर 10 नोड्स हैं, 10 नोड्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, फिर हम ये देखें कौन सी नोड किससे कनेक्टेड है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करें, तो ये जो है पॉलिनोमियल टाइम में रन नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि ये ग्राफ है, इसमें ये हैमिल्टोनियन साइकिल है, ये चेक करना तो कोई मुश्किल नहीं है ना। आप चेक करना है, आपने जो है देख लिया कि मैं यहाँ से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने इसको विज़िट किया, उसके बाद इस पर्टिकुलर नोड को विज़िट किया, तो जितनी भी नोड्स हैं 10 नोड्स हैं, तो आप जो है एक 10 स्टेप के अंदर आप इसको सिंपली चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये चेक करना तो कोई मुश्किल नहीं है कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल बन रहा है या नहीं बन रहा ग्राफ के अंदर। आपने चेक कर लिया इस नोड से इस नोड के बीच में कोई लिंक है, फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर नोड से अगली नोड के बीच में कोई लिंक है, इस तरीके से आप जो है कंटिन्यूसली चेक करते रहे। तो अगर 10 नोड हैं तो 9 स्टेप के अंदर आप आराम से चेक कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करना तो आसान है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल एल्गोरिथम का, NP टाइप प्रॉब्लम का। सिंपली आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा एल्गोरिथम, और आपको इनपुट दिया जाएगा और कहा जाएगा आप चेक कर लें। तो 2 आर्गुमेंट एल्गोरिथम है, यानी आपको एल्गोरिथम दिया जाए और इनपुट दिया जाए, आपने चेक करके बताना है कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। NP प्रॉब्लम मैंने बता दिया कि जिसको पोलिनोमियल टाइम में वेरीफाई किया जा सकता है, और हमें ये नहीं पता कि P NP के बराबर है या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स जो है समझते हैं
कि P और NP बराबर नहीं है, सेम नहीं है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। ठीक है, P प्रॉब्लम वो है जिसका पॉलिनोमियल टाइम में सोल्यूशन मौजूद है, और NP प्रॉब्लम वो है जिसको हम जो है पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं कर सकते अभी पॉलिनोमियल टाइम में। ठीक है, NP कंप्लीट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, दोबारा से रिपीट हो रहा है कि अगर इसमें से एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम को जो है दूसरी प्रॉब्लम में रिड्यूस किया जा सकता है। तो सालों की रिसर्च के बाद भी जो है अभी तक जो है कोई भी NP कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है। ठीक है, तो NP कंप्लीट होने की क्या कंडीशन है कि लैंग्वेज जो है NP हो। पहली बात तो ये कि पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई हो सके, और दूसरी कंडीशन क्या है, एक NP टाइप प्रॉब्लम को दूसरी NP टाइप प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सके, तो ये NP कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम भी होती है जिसमें रिडक्शन तो पॉसिबल है, यानी हर दूसरी प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो हम उसको NP हार्ड प्रॉब्लम कहते हैं। यानी ये वो प्रॉब्लम है जिसका पॉलिनोमियल टाइम में वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकती। तो हमारे पास एक P टाइप प्रॉब्लम हुई, एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम हुई, और एक NP हार्ड प्रॉब्लम हुई। NP हार्ड वो प्रॉब्लम है जिनको पॉलिनोमियल टाइम में वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जैसे हमारे पास हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो हमने पहली प्रॉब्लम देखी थी वो NP हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेमा से मुराद ये होता है कि कोई भी बुनियादी बात है उससे एक चीज़ निकल के सामने आ रही है, एक थ्योरम है, उससे फर्दर जो है चीज़ साबित हो रही है कि अगर एक NP कंप्लीट प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई पॉलिनोमियल टाइम में तो सारी सॉल्व हो जाएंगी, और अगर एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, किसी ने प्रूफ कर दिया किसी एक प्रॉब्लम के बारे में कि ये पॉलिनोमियल टाइम में नहीं हो सकती, तो सारी जो है सबके लिए ये बात साबित हो जाएगी कि ये पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है जनाब, एक और प्रॉब्लम ग्राफ की, एक और प्रॉब्लम जो है जिसको हम कहते हैं क्लीक। क्लीक क्या होता है, ग्राफ के अंदर एक और ग्राफ जिसमें हर नोड जो है दूसरे से कनेक्टेड हो, तो क्लीक प्रॉब्लम भी जो है NP कंप्लीट है। यानी मैं ये कहता हूँ एक ग्राफ है मेरे पास, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें से एक आपने क्लिक निकालना है, ऐसा कुछ इसके अंदर एक सब ग्राफ, इस ग्राफ के अंदर एक छोटा ग्राफ जिसमें हर नोड दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे ये है ना, ये तीन नोड्स जो है ऐसी हैं जिसमें हर नोड जो है, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, हर नोड दूसरे से कनेक्टेड हो, इसको क्या कहते हैं हम, क्लीक। क्या कहते हैं, क्लीक। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्लीक क्या होता है, व्हाट इज अ क्लीक। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के, क्लीक क्या होता है। जी माय डियर स्टूडेंट, आगे चलें।
जी फीडबैक देते हैं अपना। यस सर। जी सर ठीक, आगे चलो। ठीक है जनाब, तो ये क्लीक कहलाता है। ठीक है, तो क्लीक भी जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। तो क्लीक प्रॉब्लम को यहाँ पे जो है सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया है क्लीक प्रॉब्लम को, कि ये एक क्लॉज बना, ये क्लॉज बना, ये क्लॉज बना, फिर इनको जोड़ दिया, तो एक प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दें। जो रिड्यूसिबिलिटी की बात की थी हमने, रिड्यूस कर दिया, तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है या नहीं है। किसी भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को जो है आपने उठाया और उसको रिड्यूस कर दिया इस प्रॉब्लम में, तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो है जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम। तो एक ग्राफ के अंदर वो कौन से नोड्स हैं जो कि तमाम एजेस को कवर कर रहे हों। यानी मिसाल, इसकी मिसाल इस तरीके से है कि आपके पास कुछ रोड्स हैं और आप कुछ इंटरसेक्शंस हैं, चौरंगी है, चौरंगी पे आपने जो है पुलिस वालों को खड़ा करना है, तो हर चौरंगी पे खड़ा करें, या ये भी हो सकता है कि कुछ चौरंगी पे खड़ा करने की ज़रूरत ना हो। इस तरीके से खड़ा करना है कि पुलिस वाले जो है हर रोड को मॉनिटर कर सके। तो कम से कम कितने पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर एक रोड है, ये एक रोड हो गया। ठीक है, ये दूसरी रोड हो गई, ये तीसरी रोड हो गई, और ये चौथी रोड हो गई, पांचवी रोड हो गई, 5 रोड हो गई, एक और रोड आ गई, छठी रोड, सातवीं रोड। तो अब हम इसमें कहाँ कहाँ पे जो है पुलिस वालों को डिप्लॉय करें। ठीक है, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो अगर हम पांचों पे अगर पुलिस वाले को खड़ा करते हैं फिर तो सब कवर हो जाएगा। लेकिन क्या पांचों पे खड़ा करने की ज़रूरत है? अगर मैं 1 पे खड़ा कर दूं एक पुलिस वाले को, ठीक है, तो ये भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा, और 3 पे करेंगे तो 5 और 4 हो जाए। ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, 3 पे खड़ा करेंगे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 4 पे खड़ा कर दें तो सारी कवर हो जाएंगे ना, फिर सारे एजेस कवर हो जाएंगे। ऐसे खड़ा करें कि सारे एजेस कवर हो जाए, तो 1 पे, 3 पे और 4 पे खड़ा कर दें। ठीक है, तो सारे एजेस कवर हो जाएंगे। तो ये वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है, ये भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है। इसको प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे? कोई भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम को उठाओ और उसको पॉलिनोमियल टाइम में इसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम भी एनपी कंप्लीट है, हमने बात कर ली थी। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये भी जो है एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, ये भी क्लोजली रिलेटेड टू हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम, जिसके अंदर जो है एक सेल्समैन है, उसको जो है कुछ शहरों को विज़िट करना है। ठीक है, इस तरीके से विज़िट करना है कि वो हर शहर को एक दफ़ा ही विज़िट करे, 2 दफ़ा विज़िट करने की ज़रूरत ना पड़े, और आखिर में वो उसी शहर में पहुँचे जहाँ से स्टार्ट किया था। और फिर हम इसमें जो है मिनिमम कॉस्ट भी डाल दें कि कराची से अगर वो डायरेक्ट जो है कोयटा जाएगा
तो उसको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, बजाय इसके कि पहले वो कराची से हैदराबाद जाए, हैदराबाद से फिर जो है लाहौर जाए, इस तरीके से 1 बाय 1 करके जाए, बजाय इसके कि कराची से कोयटा डायरेक्ट चले जाए, फिर कोयटा से फिर हैदराबाद आए। ये तो उल्टा रूट हो जाएगा ना। तो इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए हर जो स्टेप ले रहा है, वो जो ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, तो उसकी कॉस्ट आ रही है। तो हमने जो है ऐसा टूर फाइंड करना है उसको, जैसे जो है आप पिकनिक पे जा रहे हैं या पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं आप, तो पाकिस्तान टूर पे जाते हुए ऐसी प्लानिंग करते हैं कि कम से कम आपको टाइम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जगह विज़िट कर लें। आप चाह रहे होते हैं ना इस तरीके से। जैसे अक्सर जो है मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट करना होता है। मुझे जो है कभी सैलानी जाना होता है चेक लेने के लिए, मुझे इकरा यूनिवर्सिटी जाना होता है, मुझे बैंक विज़िट करना है, इसी तरीके से मुझे इंडस यूनिवर्सिटी में कोई काम है, मुझे बहरिया यूनिवर्सिटी जाना है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। एक ही दिन में सारे काम पड़ गए। तो अब मैं इसको शेड्यूल इस तरीके से करता हूँ कि जो है मेरा टाइम भी बचे, मेरे जो है फ्यूल का एक्सपेंस भी बचे। तो दिस इज़ दी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये भी एनपी कंप्लीट है। इसी तरीके से आप उसके पास एक और प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। सबसेट सम प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास मिसाल के तौर पर कुछ नंबर्स हैं, एक से लेके 1 2 3 अप टू 20, ठीक है। अब मुझे जो है इनको सम करना है इस तरीके से कि हर नंबर को एक ही बार लूँगा मैं और मैं 40 बना सकूँ। तो 40 मैं कैसे बना सकता हूँ इससे? जी माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ नंबर इसमें से पिक करने हैं, मुझे 40 बनाना है। तो मैं मिसाल के तौर पर 1 पिक कर लेता हूँ, 19 पिक कर लेता हूँ और 20 पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 40 बन गया, ठीक है। ये जमा होंगे तो 40 बन जाएगा। लेकिन ये तो 40 के लिए मैंने बात की ना, कोई भी नंबर हो सकता है जिसके लिए वो बात कर सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी हर नंबर को चेक करना पड़ेगा, 1 के साथ 2 को जोड़ के, 3 को जोड़ के, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो ये 2 की पावर 20 कॉम्बिनेशन हो सकती है, ठीक है। इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 20, ठीक है। तो डेट इज़ अ ह्यूज टास्क, एक्सपोनेंशियल हो गया, ये एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है जनाब। एग्री करते हैं इससे एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है ये? जी स्टूडेंट्स, राइट। आगे चले। जी फीडबैक दे दें अपना, आवाज़ पहुंच रही है मेरी सही? ओके सर। चल आगे चलते हैं, ठीक है जनाब। हाँ मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे ना। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जो बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है, जिसको हम क्या कहते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम। किसी को आइडिया है नैपसैक प्रॉब्लम क्या है? नैपसैक प्रॉब्लम, नैपसैक प्रॉब्लम यह है कि आप एक चोर की हेल्प करना चाह रहे हैं हम। वो घर में आता है और उसके पास एक बड़ी सी बोरी है जिसमें जो है, जिसकी कैपेसिटी जो है आप समझें 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, या क्यूबिक डेसीमीटर।
50 लीटर की कैपेसिटी है उसके पास एक बोरी के अंदर। अब उसको सामान भरना है, ठीक है। सामान, अब बोरी के अंदर गुंजाइश है, अब हर सामान जो है उसका अलग से साइज होगा, उसका वॉल्यूम होगा ना। तो हर सामान का कुछ वॉल्यूम होगा और हर सामान की कुछ कीमत होगी। अब करना क्या है उसने, करना इस तरीके से है कि महंगे से महंगा सामान जो है वो भर सके और बोरी में गुंजाइश, बोरी जो है खाली ना जाए। तो कौन सा सामान उसको भरना चाहिए, घर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, कौन सा सामान वो भरे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, ऑप्टिमाइज़ कर सके वो। ये एक तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है ना, कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा सामान भरना है, गुंजाइश बोरी की जो मौजूद है उसका भी ख्याल रखना है, बोरी में जितनी गुंजाइश होगी उतना ही भर सकता है। तो कोशिश उसकी ये होनी चाहिए कि वो सामान जिसकी कीमत जो है सबसे ज़्यादा हो पहले वो भरे, ठीक है। फिर इस बात का ख्याल भी रखना है कि आपने जो है जब बड़े चीज़ें, बड़े आइटम उसने भर लिए पहले, उसके बाद जो है वो छोटे आइटम भरेगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि बोरी खाली जाए, इसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो है सबसेट सम प्रॉब्लम से मिलती जुलती प्रॉब्लम है। तो ये भी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, नैपसेक प्रॉब्लम, ठीक है। या इसको इस तरीके से भी मॉडल कर सकते हैं आप कि आपके पास जो है पैकेजिंग के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाएगा कि पैकेज करना है चीज़ों को, घर शिफ्ट कर रहे हैं आप, घर शिफ्ट करना है तो बोरी आपने भरनी है, तो किस तरीके से भरेंगे कि कम से कम जगह हो, कम से कम जगह ज़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप भर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। तो ये नैपसैक प्रॉब्लम वहाँ पे भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ी सी बात जो है अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम्स पे करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम में क्या बात की गई है, अगर कोई प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट है तो हमें बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हो जाना चाहिए। हम जो है 3 तरीक़ों से इसको हल कर सकते हैं। अगर एल्गोरिथम को जो इनपुट दिया जा रहा है उसका साइज़ छोटा है, ठीक है, तो भले वो, जैसे अगर जो है आपके पास 5 है, 5 का फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी 120। इट इज़ नॉट अ बिग साइज़। तो हम जो है अगर उसमें टाइम भी लग रहा है तो इतना टाइम फिर भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं चलो हमारे लिए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व तो हो रही है, भले जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन वो टाइम जो है बेयरेबल है। तो पहला तो ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व किया जाए। और दूसरा तरीका ये है कि हम उसके कुछ स्पेशल केसेस निकाल लें जहाँ पे वो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे हमारे पास 3 CNF जो है वो सेटिस्फाइबल नहीं है लेकिन 2 CNF तो सेटिस्फाइबल है। और तीसरा जो है हम अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें, बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा लेकिन बेस्ट के करीब करीब मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि चलो ठीक है। अच्छा 5 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए।
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो नियर ऑप्टिमैलिटी यानी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन हो जो कि ऑप्टिमल सोल्यूशन के करीब करीब हो, वो भी हमारे लिए फिजिबल है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हम चाह रहे हैं कि चले हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन नहीं आता लेकिन बेस्ट के करीब करीब हो, तो हम जो है मैथमेटिकली ये भी प्रूव कर सकते हैं जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन आ रहा है वो कितने % एक्यूरेट है। उसकी भी टेक्निक्स मौजूद हैं, उसके पूरी मैथमेटिक्स मौजूद है जिसके ज़रिए हम ऑप्टिमल के करीब करीब सोल्यूशंस निकाल सकें और कितने % एक्यूरेट होगा हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जहाँ पर हमारे लिए पॉलिनोमियल टाइम अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम मौजूद है, यानी उसका जो सोल्यूशन आएगा वो पॉलिनोमियल टाइम में मिल जाएगा और वो करीब करीब होगा और वो जो है फंक्शन के हिसाब से पॉलिनोमियल ग्रो कर रहा होगा। और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप ऐसा करें कि आपने जो है एक सोल्यूशन निकाला, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि इसमें मज़ीद जो है एक्यूरेसी चाहिए, तो एक स्टेप और ले लो, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। यानी आप ग्रेजुअली जितनी आप जो है एक एक्यूरेसी चाह रहे हैं उतने ज़्यादा स्टेप्स आप परफॉर्म कर सकें। तो जितनी कंप्यूटेशन आप करना चाह रहे हैं, जितनी आपको अलाउड है, जितनी आपके लिए मुमकिन है, यानी वो बात होगी कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करेंगे आप उतना एक्यूरेट सोल्यूशन मिलेगा। अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, तो आप जो है कम कंप्यूटेशन के ऊपर एक रीज़नेबल सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको एक्यूरेसी मज़ीद चाहिए, आप थोड़ा सा उसी से आगे एक स्टेप और ले लें तो आपकी एक्यूरेसी मज़ीद बढ़ जाएगी। तो ये वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम है। इसमें हमने क्या करना है, आपके पास जितने भी ग्राफ के एजेस हैं, आपने क्या करना है, कोई भी आपने एज को रैंडमली पिक कर लिया, ठीक है, और आपने क्या करा, उसकी दो नोड्स होंगी u और v, वो कनेक्ट हो रही होंगी। अब वर्टेक्स कवर में हमने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स कवर में हमने ये करना है कि हमने जो है ऐसे पुलिस वालों को प्लेस करना है इंटरसेक्शंस के ऊपर कि हर रोड कवर हो जाए। तो अगर हमने जो है कोई एज पिक कर ली, तो हमने जब एज पिक कर ली तो उस एज से जितने भी कनेक्टेड एजेस होंगी वो सारी कवर हो गई हमारे से, चाहे u हो या v हो, उसके दो साइड्स होंगी ना, एक साइड u होगी, एक साइड v होगी। अब u पर जितने भी एजेस आ रहे हैं उसको हमने जो है क्या करा, वो हमने कवर कर लिया है, तो हम उसको जो है रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से v के ऊपर जितनी एजेस आ रही हैं हम उसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। फिर हम जो है एक और स्टेप लेंगे, फिर कोई और एज को पिक करा हमने, ठीक है, उसमें दो साइड्स हैं, उसमें से एक साइड u के ऊपर जितनी भी एजेस होंगी हमने उसको रिमूव कर दिया, v के ऊपर जितनी होंगी हमने उसको रिमूव कर दिया। ये स्टेप हम रिपीट करते रहेंगे अनटिल के हमारी तमाम एजेस कवर हो जाए। तो इस तरीके से हमारे पास वो नोड्स आ जाएंगे जो कि तमाम ग्राफ को कवर कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर शो किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपके पास एक ग्राफ है, हमने इसमें से रैंडमली बी और सी को पिक किया। जब हमने बी और सी को पिक कर लिया, बी से सी पर एक एज जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बी के ऊपर, बी से जो भी एजेस जा रहे हैं उनको हटा दो, सी पर से जितने एजेस जा रहे हैं उनको हटा दो। तो हमने ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब बाकी बच गई ये एजेस, इन चार एजेस में से हमने
फिर किसी एक एज को पिक कर लिया, हमने डी ई को पिक किया। अब डी और ई पिक किया तो डी को हमने जो है डी के ऊपर जितनी आ रही हैं उनको रिमूव कर दिया। हमने सॉरी डी और जी को पिक किया था ना, तो डी और जी में जो भी आ रही हैं ये रिमूव हो गया, डी ई सी डी रिमूव हो गया। इसी तरीके से वन बाय वन जो है हम एजेस को रिमूव करते रहेंगे। आई थिंक यहाँ पे जो है इसको पिक किया था, उसके बाद जो है ई एफ को पिक किया था तो ये रिमूव हो गया। फिर उसके बाद जो है डी जी को पिक किया। आखिर में जो है हमारे पास कौन सी नोट्स बच जाएंगी, ए बच गया, सी बच गया, एफ बच गया और जी बच गया। तो ये नोट्स जो है ये जो नोट्स हैं ए सी एफ और जी ये हमने कंसीडर नहीं किया है, बी ई डी को कंसीडर किया है। आई थिंक बी से जो है ये दोनों कवर हो रहा है, डी से जो है सी डी कवर हो रहा है, ई एफ ई कवर हो रहा है और ये कवर हो रहा है। तो जो भी हमारे पास एजेस आ रही हैं उसके हमने दोनों नोट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए हमने बी सी को पिक किया था तो हमारे पास जो वर्टेक्स कवर के अंदर जो दो एजेस आएंगे सबसे पहले बी और सी आ जाएंगे। उसके बाद हमने जो है ई और एफ को लिया तो ई और एफ आ गया, बी सी ई एफ। और उसके बाद जो है डी जी आ जाएगा, तो बी सी ई एफ और डी और जी ये बन गया हमारे पास वर्टेक्स कवर। तो इस तरीके से तमाम नोट्स कवर हो जाएंगे। So the set of the vertices that is returned by approximate vertex cover is a vertex cover solution, since the algorithm loops until every edge in GE has been covered by some vertex in C. So my dear students, let me repeat again, हमने जो है स्टार्ट करना है एक एज पिक की, उस एज के जितने भी दो नोड्स होंगे u और v, जिस दोनों के बीच में वो एज होगा उसको हमने उठा के वर्टेक्स कवर के सोल्यूशन में डाल देना है, सी के अंदर डाल देना है। फिर हमारे पास जो भी एजेस होंगी उसको रिमूव कर देना है और उसके बाद जो है ये एल्गोरिथम रिपीट होता रहेगा अंटिल के हमारे पास कोई एज ना बचे। तो जैसे यहाँ पे हमने बी सी को लिया तो बी और सी हमारे पास सोल्यूशन का पार्ट बन गया और उससे रिलेटेड जितने भी एजेस हैं सी डी सी ई और बी ए ये रिमूव हो गए। ठीक है, अगले स्टेप पे हमने ई एफ को लिया तो ई पे जितने भी एजेस जा रहे थे वो रिमूव हो जाएंगे, एफ पे जितने भी एजेस जा रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। फिर डी जी को लिया, डी जी में जितने भी एजेस जा रहे होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, बी सी ई एफ और डी जी। ठीक है, तो दिस इज द सोल्यूशन। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट डिफाइनिंग अ ग्राफ। हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए, उसके बाद हमारे पास जितने भी वर्टेक्स होंगे हम उसको ले लेंगे, जितने भी एजेस होंगे उसको एक लिस्ट में मेंटेन कर लेंगे। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम करने की कोशिश करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिफाइन अ ग्राफ। तो ग्राफ में लेट्स सपोज ए है, ए के ऊपर कौन कौन से
ए से कौन कौन से एजेस निकलने हैं। तो लेट सपोज ए से जो है बी, ए और बी कनेक्टेड है, ए और सी कनेक्टेड है, और ए और डी कनेक्टेड है। ठीक है, तरीके से बी के ऊपर आते हैं। तो बी से कौन कौन सी नोड्स कनेक्टेड हैं। लेट सपोज बी से सी कनेक्टेड है और बी से ई कनेक्टेड है। ठीक है जनाब। सी से कौन कौन से कनेक्टेड है। सी से कनेक्टेड है ए, और सी से डी कनेक्टेड है। ठीक है जी। डी से कौन कौन से कनेक्टेड है। डी से बी कनेक्टेड है और ई कनेक्टेड है। और ई से कौन कौन से कनेक्टेड है। ई से कनेक्टेड है ए और बी। ठीक है, एक ग्राफ बनाया हमने डिक्शनरी की फॉर्म में। अब मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसको मैं एक ग्राफ दूंगा और मैं एक नोड दूंगा, ये बता देगा इस नोड के ऊपर जो है कौन कौन सी एजेस आ रही हैं। ठीक है, तो हमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ की कीज चाहिए होंगी, और अगर वो नोड जो है उस ग्राफ की की में आ रहा हो तो मिसाल के तौर पर मैं मालूम करना चाहूँ माय डियर स्टूडेंट के ग्राफ जी के अंदर ए के ऊपर कौन कौन सी नोड्स, कौन कौन सी एजेस आ रही हैं। तो ए के ऊपर जो है ए के ऊपर सी आ रहा है, सी से ए के ऊपर आ रहा है, और ए के ऊपर ई आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन सी नोड्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं ए के साथ मैंने मालूम करना हो। तो मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे लिस्ट में ए के साथ ए आ रहा हो, जहाँ पे ना राइट साइड पे जो कनेक्टेड नोड्स हैं उसमें ए कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है और ई में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यही किया है कि ये बता रहा है कि ए और बी कनेक्टेड है, ए से बी पे एक कनेक्शन बन रहा है, ए से सी पे बन रहा है, ए से डी पे बन रहा है। इसी तरीके से बता रहा है बी से सी पे बन रहा है, बी से ई पे बन रहा है। तो ये मेथड जो है मुझे बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर नोड है उस पर कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड हैं या उसके एजेस इंसिडेंट हैं इसके ऊपर। ठीक है, एक और हम मेथड बनाते हैं गेट एजेस का। ठीक है, तो ग्राफ में दूंगा इसको, ये जितने भी एजेस होंगी वो एजेस पॉइंट करके दे देगा ग्राफ की। ठीक है जनाब, तो इसको निकालने का तरीका ये होगा और के इन जी डॉट कीज जितनी भी कीज हैं, और तो ये हमारे पास ग्राफ के सारे एजेस आ जाएंगे। गेट एजेस
ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ए बी बन रहा है, ए सी बन रहा है, ए डी बन रहा है, बी सी, बी ई, सी ए, सी डी, डी बी, बी डी ई, ई ए, ई बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जितने भी एजेस हैं, देखें एल्गोरिथम हमारा ये कह रहा है जितने भी एजेस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी एजेस हैं उस पर लूप चलाओ। ठीक है, तो जो एजेस आ गए हैं हमारे पास, और इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको नाम यहाँ पे क्या दिया है, ई नाम दिया है। ठीक है जी, ई में एजेस आ गए, वाइल ई इज नॉट इक्वल टू एन जो है नल ना हो, ज़ीरो ना हो, हमने जो है कोई भी आर्बिट्ररी एज पकड़ लेनी है। तो हम जो है ई की पहली एज को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली एज आ गई। किसी भी रैंडम एज को पिक कर सकते हैं। उसको पिक करने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास वर्टेक्स कवर आ रहा है सी, ये इनिशियली एम्प्टी है, तो सी के हमारे पास जितने भी साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, कोई भी एज को पिक किया हमने, उसमें से एक यू आएगा, एक वी आएगा। ठीक है जी, तो हम जो है यू और वी को जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि जो हमारे पास एज है, एज में से जो है यू पे इंसिडेंट होने वाली नोट्स को रिमूव करना है और वी पर इंसिडेंट होने वाली नोट्स को रिमूव करना है। ठीक है, यानी हमने वो नोट्स रिमूव करनी है जो यू से कनेक्टेड है या वी से कनेक्टेड है, वो नोट्स हमने रिमूव करनी है। जी माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है बात? जी माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने करना क्या है, हमने सारे हेल्पर मेथड्स बना लिए हैं, हमारे पास जितनी भी एजेस हैं वो आ गई हैं। अब एज में से हमने जो है कोई सी भी रैंडम एज को पिक कर रहा है, लेट्स पिक दी वेरी फर्स्ट एज। ठीक है, तो उसके दो पार्ट्स होंगे यू और वी, यू और वी को हमने डाल दिया। अब जितने भी इंसिडेंट नोड्स होंगे यू के ऊपर, यू पे जितने भी नोड्स आ रहे होंगे हमने वो निकालने हैं, तो वो हम अभी निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से वी पे जितने भी नोड्स आ रहे हैं वो निकालने हैं, और उन दोनों को जो है हमारे पास जो एजेस की लिस्ट है उसमें से रिमूव कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास एजेस ई है, तो लूप चला के भी कर सकते हैं हम और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से भी कर सकते हैं। तो हम पहले नोट्स निकाल लेते हैं। इंसिडेंट नोट्स इज इक्वल टू, यानी यू पे कौन कौन सी नोट्स इंसिडेंट है हमने वो निकालनी है। तो गेट इंसिडेंट, यू पे जो इंसिडेंट है और वी पे जो इंसिडेंट है, वी इंसिडेंट। ठीक है, ये दोनों निकल आए। अब इन दोनों को रिमूव करना है।
अच्छा जी, K कॉमा M अब इसको इनमें से रिमूव करना है। अच्छा जी, लिस्ट को रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करते हैं अभी देख लेते हैं। हमें ई में से वो नोड्स रिमूव करनी है जो कि ई पर इंसिडेंट हैं, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए
अच्छा जी, तो हमने पहले एजेस में ली और हम एजेस को प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे ई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी रैंडमली एज को पिक किया हमने और उसको अपेंड कर दिया। उसके बाद जो है यू के ऊपर जो इंसिडेंट नोट्स हैं वो हम निकालते हैं और उसको प्रिंट कराते हैं। यू पे कौन कौन सी नोट्स इंसिडेंट हैं, इसी तरीके से वी पे जो नोट्स इंसिडेंट हैं वो हम निकालते हैं। यानी जो है जिसका जो सेकंड जो एज बन रही है उसका सेकंड पोर्शन जो है, दो साइड्स होंगी, एक साइड जो है कोई दूसरी एलिमेंट होगी, दूसरी साइड जो है वी होगी। तो उसके बाद हमने क्या करा, एज में जितनी भी एजेस हैं उसमें से अगर यू पे कोई नोड इंसिडेंट हो रही है यानी उसका सेकंड पोर्शन जो है इंसिडेंट हो रहा है तो हम उसको नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे। और इसी तरीके से वी पर कोई इंसिडेंट हो रहा है तो हम वो भी नहीं लेंगे, उसको हटा देंगे। तो हमने जो है पहले ए और सी और ई आया और ए डी ई आया, तो इसको रिमूव हो जाना चाहिए। ओके लेट्स सी, आखिर में हमारे पास जो आंसर आएगा वो सी आएगा। सी में क्या जा रहा है चेक करते हैं। ए बी बार बार जा रहा है, तो और रिमूव हम ई से जो है पहले एलिमेंट को तो रिमूव कर ही दें। तो ये तकरीबन सॉल्व हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। लेट मी एक्सप्लेन इट। ये हमारे पास एक ग्राफ है, आई होप कि मेरे साथ होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। लेट्स कंप्लीट इट। तो हमने जो है एक ग्राफ बनाया, हमने देखा कि इस ग्राफ पे कौन कौन सी नोट्स इंसिडेंट हैं वो हमें मिल जाएंगी सी और जैसे मैंने बोला ए के ऊपर कौन कौन सी नोट्स इंसिडेंट हैं। तो जहाँ जहाँ पे ग्राफ में ए जो है राइट साइड पे आ रहा हो इस डिक्शनरी के अंदर, तो ये जो है नोड होगी जो कि इंसिडेंट होगी ए के ऊपर। जैसे सी जो है ए के ऊपर इंसिडेंट है क्योंकि सी के एजेस के अंदर एक ही नोड आ रही है। और इसी तरीके से ई के ऊपर जो है ई जो है वो ए के ऊपर इंसिडेंट है क्योंकि ए के वैल्यूज़ के अंदर ई की वैल्यूज़ के अंदर ए आ रहा है। तो ये हमारे पास सी और ई जो है मिसाल के तौर पर ए पर इंसिडेंट है, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद हम आते हैं एजेस की पूरी लिस्ट हमने निकाल ली, दो बार लूप चलाया है ग्राफ के हर नोड और हर नोड के अगेंस्ट जो जो एडजेसेंट नोड्स हैं उसकी हमने जो है, जब एडजेसेंट है तो इसका मतलब है उन दोनों के बीच में एक एज है, तो ये हमारे पास पॉसिबल एजेस बन गए। अब हमने जो है एक सेट बनाया, ठीक है, सी का एक सेट बनाया। हमने जो है जितनी भी एजेस हैं उसमें से पहली एज निकाली और उसको हमने डिलीट कर दिया डिक्शनरी से। हमारी ये एजेस की लिस्ट से हमने उसको डिलीट कर दिया। अब यू और वी उन दोनों को अपेंड कर दिया हमने, सी डॉट अपेंड यू कर दिया, सी डॉट अपेंड वी कर दिया, यू और वी को अपेंड कर दिया। अब यू के जितने भी इंसिडेंट नोड्स हैं वो हमने निकाल लिए।
वी के जितने भी इंसिडेंट नोड्स हैं हमने वो निकाल लिए। अब यू और वी पे जो जो नोड्स जो भी नोड्स जो है कनेक्शन बना रही हैं, एज बना रही हैं, उनको हमने जो है रिमूव कर दिया, ई को अपडेट किया। उसके बाद जो है फिर हमने दोबारा से लूप चलाया, तो वो एजेस जो कि पहली एज रिमूव होगी, उसके अलावा यू के साथ जो एजेस बन रही होंगी या वी के साथ जो एजेस बन रही होंगी वो रिमूव होंगी। अल्टीमेटली आपके पास जो है आपके पास वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शादी सेट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, तो हम क्या कहेंगे इसको, सेट के अंदर कौन सा मेथड होता है, ऐड। ए बी डी, ये हमारे पास वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आंसर आया है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने एल्गोरिथम को जो है सिंपली इम्प्लीमेंट किया है। दिस इज़ द solution, an approximate solution to vertex cover problem. What we have done actually is that we have a graph। हमने जो है कुछ सपोर्टिंग मेथड्स बनाए जिसके थ्रू हमने ये मालूम करना है कि एक पर्टिकुलर नोड पे कौन कौन से नोड्स इंसिडेंट हैं। तो ये एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हर नोड के साथ उसके जो एडजेसेंट नोड्स हैं, जैसे ए के एडजेसेंट नोड्स हैं वो हमने सेव किए हुए हैं। इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि ए के ऊपर कौन कौन सी नोड्स जो है ए के साथ एडजेसेंट हैं या ए के ऊपर कौन कौन से एजेस इंसिडेंट हैं। तो सी ए और ई ए जो है ए के ऊपर इंसिडेंट एजेस हैं। ग्राफ के ओवरऑल एजेस निकालने के लिए हमने ये मेथड बनाया, एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर हमने लूप चलाया, हर की और हर वैल्यू को ज्वाइन करके हमने निकाल लिया कि उसके कौन कौन से एजेस है। अब उस एज के ऊपर हमने लूप चलाया, पहला हमने जो है एज पिक किया रैंडमली भी कर सकते हैं, या पहला एज पिक कर लिया, उसको हमने जो है अपनी एजेस की लिस्ट से निकाल लिया। अब उसके जो दो साइड्स थी यू और वी,
अब इधर जाओ बेटा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी कंप्लीट इट। तो उसके बाद हमने क्या किया, जितने भी जो नोट्स इंसिडेंट हैं, यू के ऊपर इंसिडेंट है वो हमने निकाले, वी के ऊपर इंसिडेंट है। तो उसमें हमने देखा कि अगर जो जैसे यू और वी के फॉर्म में एक एज है, तो उसमें से जो सेकंड पोर्शन है E1 मिसाल के तौर पर, वो अगर आ रहा है यू इंसिडेंट में या वी इंसिडेंट में आ रहा है, तो हमने उसको जो है नहीं लिया, बाकियों को लिया और फाइनली जो है हमने उसको प्रिंट करा दिया। तो अल्टीमेटली जो है हमारे पास ये वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम सॉल्व होके आ गई। सो आई होप के थिंग्स आर क्लियर टू यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। मैंने थोड़ा सा वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आप लोगों को। इसके अलावा जो है देयर आर अदर प्रॉब्लम्स जो कि वेरी सिमिलर टू द वर्टेक्स कवर प्रॉब्लम, जैसे हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम है, जैसे सबसेट सम प्रॉब्लम है, जैसे नैपसेक प्रॉब्लम है। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो हैं इन सब के अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस मौजूद हैं, बट ड्यू टू टाइम लिमिटेशन हम जो है इसको डिटेल में कवर नहीं कर रहे हैं। तो आई वांट कि मैं आप लोगों से जो है कुछ स्लाइड्स शेयर करूंगा जिसमें जो है इनके अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस मौजूद हैं। तो प्लीज़ हैव अ लुक एट दोस नोट्स, दोस लेक्चर नोट्स, जिसमें जो है इनके सॉल्यूशंस मौजूद है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है ग्राफ डेटाबेसेस को देखेंगे, क्योंकि हमने ग्राफ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर ली है। तो इंशाल्लाह we will talk about graph databases in detail. Thank you very much. I will share the notebook. Allah Hafiz.